हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है क्षेत्रमिति, तो आज का क्लास आपका होने वाला है क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन का। और मेंसुरेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति दोनों से आपका केवीएस एग्जाम में बहुत पूछाता है। यदि 2018 का आप पेपर देखें तो उसमें बहुत सारा आपको पूछा गया है। यदि नए पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ तो भी आपको बहुत ही कुछ इससे पूछे जाने वाले हैं। तो इन दो कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरह सीखना है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को। तो चलिए बिना विलंब के हुए इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और यदि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, जीरो से लेकर के जैसा जैसा प्रश्न पूछता है वैसे वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे आसानी से बना सकते हैं 10 सेकंड 8 सेकंड में, उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपके प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न भी आपको खूब पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाइएगा आसानी से देखते ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट आपका इसका क्या कहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि चाहे दुनिया का कोई भी त्रिभुज है, कोई भी दुनिया का त्रिभुज है, मान लीजिए कि इसकी भुजाएं ए है, बी है और सी है, तो इसका दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अर्थात हम लोग इसका और इसका आपस में योग करें तो हमेशा इस बी से क्या होगा, आपको बड़ा होगा। कहने का अर्थ है कि यदि हम ए और सी को जोड़ें तो हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। उसी तरह से हम लोग ए और बी को जोड़ें तो हमेशा क्या होगा, सी से बड़ा होगा। और उस तरह से बी और सी को जोड़ें तो हमेशा ए से क्या होगा, बड़ा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि इनमें से कौन सा सही है। कह रहा है कि निम्न में से भुजाओं का कौन सा युग्म त्रिभुज बना सकता है। अर्थात इनमें से जो ये दिया हुआ है ना, ये कौन सी त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आप वही काम करेंगे, ये दो को जोड़ेंगे और ये तीसरी से बड़ी होगी तो सही बात है, ठीक है। इनको जोड़िए, 10 5 को जोड़िएगा, 15 क्या 20 से बड़ा है, ये हो नहीं सकता, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर बात यदि कीजिए 23 और 10 को जोड़िएगा तो ये 8 से बड़ा हो जाएगा, हो सकता है। 8 और 10 को जोड़िएगा तो भी 23 से बड़ा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 8 और 10 को जोड़िएगा ये 18 होगा, जो कि 23 से छोटा हो जा रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये तीनों भुजाओं में वो रूल आपको फॉलो करना चाहिए, सिर्फ एक ही पर नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि 10 और 8 दो भुजाएं हैं, इनको जोड़ते हैं तो 23 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जबकि दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरह से आगे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर हम लोग यदि इनको आपस में जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 21, ठीक है ना। 21 15 से क्या है, आपको बड़ा है। उसी तरह से हम लोग 9 और 15 को आपस में जोड़ते हैं तो क्या आपको प्राप्त होता है, यहाँ पर आपको 24 प्राप्त होगा, जो कि 12 से क्या होगा, आपका बड़ा होगा। और उसी तरह से यदि हम लोग 12 में और आपको 15 को जोड़ते हैं तो 9 से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, आपको हमेशा बड़ा प्राप्त हो रहा है। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई। ये सभी बेसिक आपको कॉन्सेप्ट हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि दुनिया का चाहे कोई भी त्रिभुज हो, उनके दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ी होगी। अर्थात यहाँ हम ए और सी का योग किए तो बी से बड़ा होगा। उसी तरह से यदि हम ए और बी को योग करें तो हमेशा सी से क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरह से हम लोग यदि बी और सी का योग करें तो ये भी क्या होगा, हमेशा ए से आपका बड़ा होगा। अर्थात जो तीसरी भुजा है वो आपको उससे बड़ा होगा। एक बात इसमें और भी आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अंतर उसके तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। अर्थात अंतर के बारे में बात करें तो ए और सी का यदि हम अंतर करते हैं, ए और सी का यदि हम लोग अंतर करते हैं ना, तो ये हमेशा क्या होगा, आपका छोटा होगा। ये हमेशा आपका छोटा होगा तीसरी भुजा से, अर्थात बी से आपको छोटा होगा। उसी तरह से हम लोग ए और बी का अंतर करें, ए और बी का अंतर करते ये हमेशा छोटा किससे होगा, तीसरी भुजा से, अर्थात सी से आपका छोटा होगा। उसी तरह से यदि हम लोग ए और सी कर लिए, ए और बी कर लिए और बी और सी कर लेते हैं, तो बी और सी का यदि हम लोग अंतर करेंगे तो हमेशा इसके तीसरी भुजा से छोटा होगा। तो बचा हुआ भुजा कौन है, ए है, और ए से आपका छोटा होगा। इनको आप मोड में रखिए, ठीक है ना। इनको आप मोड में रखिए, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। मान लीजिए कि बी क्या है, बड़ी संख्या हो जाए और सी आपकी छोटी संख्या हो जाए, उस स्थिति में आपको प्लस प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर बी छोटा हो जाए और सी बड़ा हो जाए तो उस स्थिति में आपको माइनस संख्या प्राप्त होगी। और माइनस कोई भुजा क्या माइनस हो सकती है, नहीं माइनस हो सकती है। इसलिए हम लोग मोड लगाते हैं। मोड एक ऐसा मैथ का मशीन है जो चाहे दुनिया का कोई भी अंक हो उससे बाहर निकल करके वो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। यदि माइनस भी हो तो भी प्लस हो जाता है और प्लस भी हो तो भी माइनस होता है। कहने का अर्थ है कि यदि यहाँ पर -8 मोड के अंदर है तो इसका अर्थ होता है कि ये 8 है, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यदि यहाँ पर +8 भी है मोड के अंदर तो ये भी बाहर निकलेगा, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ये बात आपको समझनी है। तो भुजा और क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको मोड लगाया हुआ है कि इनका जो वैल्यू होगा क्या होगा, आपको पॉजिटिव होगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये बेसिक आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे वाले प्रश्नों को बनाने के लिए ये आपको जानना जरूरी था। इससे पहले इसका वीडियो मैं बना चुका था, लेकिन वहां पर क्या था कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से मैं पूरा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ही सिर्फ चल पाया। तो चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आए हैं और उन्हें हम लोग कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। प्रश्न में पूछा जाएगा कि उस त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज की जो सभी क्या है, भुजाएं दी हुई हैं, और यहाँ पर जो PQ है ना, PQ को यहाँ पर इस बिंदु पर S कोई बिंदु है, और यहाँ पर कह रहा है कि जो PS की लंबाई है आपके 3 है, तो यहाँ पर इसकी अर्थात SQ की लंबाई के बारे में आपसे पूछ रहा है कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। ऐसे प्रश्नों को भी आप आसानी से उसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे जो मैंने आपको पीछे समझाया है। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर यदि हम इसे मान लेते हैं कि ये SQ क्या है, X है, तो ये PQ की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, आपको 3 + x हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, आपको बड़ा होता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर बात करें 8 और 15 का योग यदि हम लोग करें, तो हमेशा इससे क्या होगा, आपको ये बड़ा होगा। अर्थात जो आपको ये बड़ा होगा किससे, 3 + x से आपको बड़ा होगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट आप और भी जानते हैं। क्या जानते हैं कि जब दो भुजाओं का अंतर किया जाए, जब दो भुजाओं का अंतर किया जाए तो तीसरी भुजा से क्या होता है, आपको छोटा होता है। कहने का अर्थ ये है कि यदि हम दो भुजा का अंतर करें और ये तीसरी भुजा आपका 3x है, तो ये क्या होता है, यही आपको बड़ा हो जाता है उस तीसरी भुजा से। तो इनका आप अंतर करेंगे तो 15 में से 8 को घटाएंगे, आपको 7 प्राप्त होगा। अर्थात जो आपको अंतर हुआ दो भुजाओं का अंदर तीसरी भुजा से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो ये क्या है, छोटा का चिन्ह है, और ये आपका 3 + x आपको बड़ा हो गया। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इतनी आप इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर इसे आप एक ही में लिखिए। देखिए 3x यहाँ पर भी है, 3x यहाँ पर भी है, तो आप 3 और x को आप यहाँ पर रख लीजिए, 3 + x को। अब ध्यान दीजिए 3 + x से 7 क्या है, छोटा है। 7 क्या है, छोटा है, तो इसको इधर रख लीजिए। और 3 + x से क्या है, ये संख्या आपको बड़ी है ना, 3 + x से, 3 + x से संख्या बड़ी है, अर्थात इधर इसको रख लीजिए। तो 15 और 8 को जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा, आपको 23 प्राप्त होगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको करना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। x का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 7 है, यहाँ पर 3 + x है, जो 7 है क्या है, इससे छोटा है, इससे आपका छोटा है। तो x का क्या वैल्यू रखें कि इससे आपको छोटा प्राप्त हो, x का क्या वैल्यू रखें कि इससे आपको छोटा प्राप्त हो। तो इस ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन से आप डायरेक्ट अब यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर ऑप्शन में 4 है, यदि हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 3 7 हो जाता है। क्या 7 7 से छोटा है, नहीं छोटा है, तो ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी में चलिए। बी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 20 रखेंगे, x की जगह पर 20 रखेंगे तो 20 3 23 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये संख्या है ना, इससे आपको क्या है, ये छोटी है। तो क्या 23 से छोटा हो पाएगा, 20 और 23 से छोटा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब उसी तरह से बात करें थर्ड ऑप्शन के बारे में। देखिए यहाँ पे यदि हम 13 रखते हैं, 13 रखेंगे तो 13 3 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि 7 से 16 क्या होगा, आपको बड़ा होगा। यहाँ पर यदि हम 13 रखते हैं तो 13 3 16 हो जाएगा, और 16 क्या होगा, 7 से बड़ा होगा और 23 से छोटा होगा। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उसी तरह से यदि हम 24 रखते हैं तो 24 3 27 हो जाएगा, जो कि 7 से तो बड़ा है लेकिन 23 से क्या है, वो छोटा नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको तो कोई तकलीफ नहीं है। तो हम हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, जो मैंने आपको बताया कि चाहे दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, चाहे दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, उनकी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, आपका बड़ा होता है। और उन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, उन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो यदि हम इनका अंतर करें तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 7 क्या होगा, आपको यहाँ पर इससे हमेशा छोटा होगा। और इसी को आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी बात को यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, इसमें आपको कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये बेसिक सभी कॉन्सेप्ट थे और मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो इसे पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको समझाया है। और नहीं तो एक बार पुनः इसे ही देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका उसी तरह का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न ध्यान से देखिए कि कह क्या रहा है।
प्रश्न कह रहा है किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या है, पूर्णांक के रूप में है, अर्थात दशमलव में उनकी भुजाएं नहीं है, पूर्णांक है। और अगर एक भुजा उसका दिया हुआ है कि 582 है, मान लीजिए कि ये कोई आपका त्रिभुज है और इसकी एक भुजा आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये आपको 582 है, दूसरी भुजा आपको दिया हुआ है कि आपको 784 है। यहाँ पर कह रहा है कि तो कितने त्रिभुज संभव है, ठीक है ना, कितने त्रिभुज संभव होंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज किस पर डिपेंड करेंगे, इस भुजा पर आपको डिपेंड करेंगे, इस भुजा पर त्रिभुज की संख्या डिपेंड करेगी जो कि आपका x मान लेकर चलिए ये भुजा है। ये तो दो भुजा आपको फिक्स हो गई, लेकिन यहाँ पर आपका x का वो वैल्यू निकालना है, वो संभव वैल्यू निकालना है जितने कि इसमें कितने तरह के आपको त्रिभुज पैदा हो सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो सभी की सभी क्या है, पूर्णांक में होनी चाहिए। जैसे ये संख्याएं पूर्णांक है ना, उसी तरह से x का वैल्यू भी आपको पूर्णांक होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसी x के वैल्यू को आपको निकालना है और उस x की वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी आपको त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर जो उसका वैल्यू होगा उसी को आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा ये आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर कह रहा है इनके बारे में, तो आप जानते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी त्रिभुज है, इनकी दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से, हमेशा उसके तीसरी भुजा से क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से उसका बड़ी होती है। तो यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर x है, इन दो भुजाओं का योग कीजिए, इन दो भुजाओं का योग कीजिएगा तो क्या होगा, इससे आपको बड़ा होगा, इससे वो आपका बड़ा होगा, इससे वो क्या होगा आपका बड़ा होगा। तो इनका योग कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 2 आपका 6 हो जाएगा, 8 8 आपका 16 हो जाएगा, और पुनः देखिए 8 7 15 और 1 आपका यहाँ पर 16 हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब उसी तरह से आप जानते हैं कि दो जो उनके भुजाओं का अंतर है ना, ये तीसरी भुजा क्या होती है, उनसे बड़ी होती है। जो तीसरी भुजा होती है, इन दो भुजाओं के अंतर क्या होता है, अंतर जो है छोटा होता है इस तीसरी भुजा से, अर्थात तीसरी भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये भुजा आपको बड़ी होगी इनके अंतर से, तो इनका आप अंतर कीजिए। अब तो योग करके यहाँ पर आप लिखे हैं ना, अब इनका अंतर कीजिए, अंतर कीजिएगा तो 4 में से 2 को जाइएगा तो क्या होगा आपका 2 प्राप्त होगा, 8 में से 8 जाएगा आपका 0 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा आपको 2 प्राप्त होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकाल चुके हैं, तो जो x का वैल्यू आपका होगा इन्हीं के बीच में होगा, 1666 और 202 के बीच में आपका होगा, और इससे बाहर आपको नहीं होगा। अब आपको निकालना है क्या है, यहाँ पर निकालना है कि कितने संभव x के मान होंगे जिससे कि त्रिभुजों की संख्या आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने तरह के त्रिभुज आपको बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका लगाना है इसको आप सीखिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये दो संख्याओं को आपस में आपको घटाना है। तो इनको आप घटाइए, घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर घटाइएगा तो क्या आपको प्राप्त होगा, देखिए 6 में से 2 को घटाइएगा तो आपका 4 प्राप्त होगा, इस 6 में से आपको 0 घटाइएगा तो आपको 6 प्राप्त होगा, इस 6 से 2 घटाइएगा 4 प्राप्त होगा, इस 1 से कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो 1 ही आपको हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कितनी बात आपको समझ में आ रही है, ये आपको 1464 हुआ। तो यहाँ पर आपका जो x का वैल्यू निकालना है पॉसिबल आपका त्रिभुज निकालने के लिए, उसके लिए कुछ नहीं करना है, जितना आपको यहाँ पर है इसमें से आप 1 घटाइए, ठीक है ना, इस 64 में से 1 आप घटाइए तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 1463 आपको प्राप्त होगा। अर्थात 1463 ऐसे आपको त्रिभुज संभव होंगे, 1463 ऐसे त्रिभुज संभव होंगे जो कि आपको ये दिए हुए से आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। यदि नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पर एक बात समझने का कोशिश कीजिए, क्या बात है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि 2 है और ये आपका 4 है, ठीक है ना, कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा ये 2 है और दूसरी आपका 4 है, और यहाँ पर क्या है उसकी तीसरी भुजा मान लीजिए कि x है, तो 2 क्या है छोटा है x से, और x से बड़ा क्या है आपका 4 है। यदि हम बात करें 2 और 4 के बीच में जो है ना, 2 और 4 कोई भुजा दी हुई है और x भुजा दी हुई है, तो x का क्या वैल्यू हो, यहाँ पर त्रिभुज की आपको संख्या प्राप्त पता चलेगा कितनी तरह के त्रिभुज आपको बन सकते हैं जिनकी भुजाएं क्या हो, पूर्णांक में हो। तो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। इन दो भुजाओं क्या करिए आप अंतर कीजिए, अंतर कीजिएगा तो 2 आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुई, 2 प्राप्त हुई। तो आप यहाँ पर अब दिमाग लगाइए कि 2 और 4 के बीच में क्या ऐसी कोई भुजा है जो कि आपको 2 प्राप्त है, 2 त्रिभुज प्राप्त होंगे। यहाँ पर 2 और 4 के बीच में एक ही पूर्ण संख्या है जो कि 3 है। क्या है आपको, एक ही पूर्ण संख्या है जो कि 3 है, सिर्फ एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के ही बारे में बात कर रहा है कि कितनी पूर्ण संख्या हो सकती है, उसी x का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पूर्ण संख्या है जो कि आपको 3 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको 3 है, लेकिन x का वैल्यू आपको यहाँ पर 2 प्राप्त हो रहा है। x का वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए आपको हमेशा इसमें से क्या घटाना है, आपको 1 घटाना है। अब x का वैल्यू आपका यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ, तो ये एक कह रहा है ये बात कि हम इसके बीच में सिर्फ 1 प्राप्त होंगे, अर्थात सिर्फ एक ही त्रिभुज बना पाएगा जिसकी भुजा क्या होगी आपका यहाँ पर 2 होगी और 4 होगी, और यहाँ पर जो इसका संख्या होगा एक भुजा आपका 3 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही है तो पुनः आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, पुनः समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक भुजा कोई त्रिभुज का 1 है, दूसरी भुजा आपका यहाँ पर 5 है,
और ये तीसरी भुजा इसका x है, एक क्या है छोटा है x से और x क्या है इससे आपको छोटा है। तो यदि हम बात करें कि इस x का क्या वैल्यू हो सकता है तो इसमें से आप इसको घटाएंगे, क्या प्राप्त होगा आपको 4 प्राप्त होगा, x का वैल्यू आपको 4 प्राप्त होगा। तो क्या इसमें 4 त्रिभुज प्राप्त होंगे? नहीं प्राप्त होंगे। इसमें त्रिभुजों की संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें से भी आपको 1 घटाना होगा, अर्थात 3 आपको प्राप्त होगा। ये कैसे आपको 3 प्राप्त होगा, कैसे आपको पता चला कि इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे? तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनमें से यदि आप इसको घटाते हैं तो ये आपको क्या प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर क्या 4 त्रिभुज आपको इसमें प्राप्त होंगे? यहाँ पर यदि इसके बीच में संख्याओं के बारे में बात कीजिए तो संख्या कौन कौन सी आपको प्राप्त होगी? तो यहाँ पर आपको जो आपको संख्या यहाँ पर प्राप्त होने वाली है वो प्राप्त होगी आपको 2 प्राप्त होगी, 3 प्राप्त होगी और 4 आपको प्राप्त होगी। मात्र 2, 3 और 4 ही ना आपको यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात जो त्रिभुज है ना, जो आपका यहाँ पर त्रिभुज है ना, तो इस त्रिभुज का जो भुजा है 1 हो सकता है, आपका 5 हो सकता है, और आपका 2 रखेंगे तो भी एक बार त्रिभुज बनेगा, 3 रखेंगे तो भी एक बार त्रिभुज बनेगा और 4 रखेंगे तो भी आपको त्रिभुज बनेगा। अर्थात 3 ऐसी पॉसिबिलिटी है जो कि त्रिभुज बना सकता है। तो उसी 3 पॉसिबिलिटी को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 घटाएंगे। यदि 1 नहीं घटाएंगे तो ये जो संख्याएं हैं ना, इनके बीच में ये बात है ना, ये क्या है 5 और 1 के बीच के बात में है, इसमें 1 और शामिल हो जाएगा, उनके बीच वाली मैटर यहाँ पर नहीं रह जाएगी, 1 और शामिल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें से 1 घटाएंगे। अब मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और कैसे हम लोग आसानी से बना लेंगे उसी को हम लोग चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी उसी तरह का प्रश्न है। अब इसे आप चाहें तो बना सकते हैं, इतना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये तो आपको बना लेना चाहिए। यहाँ पर भी वही बात कर रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर इनकी भुजाएं दिया हुआ है कि एक भुजा 997 है, दूसरी भुजा आपको 793 है और तीसरी भुजा मान लीजिए कि x है। तो यहाँ पर बात करें कितने त्रिभुज संभव है, उसके लिए आपको करना क्या है? आप जानते हैं कि कुछ नहीं करना है। ये क्या है आपको यहाँ पर x इसके बीच में है, ठीक है। यहाँ वाली जो है x से क्या होगा, ये आपको संख्या बड़ी होगी। कहने का अर्थ क्या है कि इन दो भुजाओं का योग कीजिएगा तो x से हमेशा क्या आपको बड़ा होगा, तो बड़ा को इधर रखना है, और जब इनका अंतर कीजिएगा तो इस भुजा से क्या होगा, छोटा होगा, तो छोटा का आपको इधर रखना है। तो इनका आप योग कीजिए, योग कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 7 3 आपका 10 हो जाएगा, 9 9 18 और 1 आपका 19 प्राप्त हो जाएगा, और 9 7 16 और 1 आपका 17 अर्थात 1790 प्राप्त हुआ। इनका अंतर कीजिए, अंतर कीजिएगा तो 7 में से 3 जाएगा, आपका यहाँ पर 4 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 9 में से 9 घटाइएगा, आपका 0 हो जाएगा। 7 में से यहाँ पर 9 में से 9 घटाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप घटाइएगा, इस 9 में से 7 घटाइएगा तो आपको 2 होगा, अर्थात 204 आपका होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। 7 में से 3 जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 में से 9 0, 9 में से 7 जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो अब आप आसानी से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का आप समझ चुके हैं। तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको, इनका आपस में करना है क्या, अंतर करना है और उसमें से 1 घटाना है, उतने ही त्रिभुजों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या निकालनी कैसे आपको है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से आपका 4 जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 में से 0 जाएगा, आपका 8 ही होगा। यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए 17 है और 17 में से 2 जाएगा तो आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा, अर्थात 1586। लेकिन यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 1 कम होगी, अर्थात 1585 होगी। तो 1585 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या आपको कितनी हो जाएगी, 1500 आपका 85 हो जाएगी, और इतने ही त्रिभुज यहाँ पर बन सकते हैं जितने की आपको भुजाएं दी गई हैं इसके अनुसार से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे आप आसानी से बना लेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि इसे आप आसानी से बना लेंगे। इसे आप बनाने का प्रयत्न कीजिए और इसका आंसर जो है उसे आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनको सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका अलग टाइप का प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है, वह प्रश्न कर रहा है कि पूर्णांक भुजा की लंबाई वाली त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा की तिगुनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका कोई त्रिभुज है, यहाँ पर कह रहा है कि एक भुजा दूसरी भुजा के तिगुनी है। तो ये आपका यदि तिगुनी है तो 3x हो जाएगा, तो ये भुजा आपका x हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, कितनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे कह रहा है और तीसरी भुजा की लंबाई आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर 15 हो गया। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी संभव परिमिति आपको क्या हो सकती है, ये आपको बताना है। जो
परिमिति है, जो परिमिति है इसका अर्थात सभी भुजाओं का योग जो है परिमिति है वो क्या होगी, सबसे बड़ी संभव परिमिति, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। अर्थात यहाँ पर आपको x का मैक्सिमम वैल्यू आपको पता करना है। x का क्या प्राप्त करना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा। जो मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा उसी से इसकी मैक्सिमम परिमिति प्राप्त हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, कितनी बात आपको समझ में आ रही है। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी त्रिभुज यानी कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, आपको बड़ा होता है। तो यहाँ पर तीसरी भुजा 15 है, इससे क्या होगा, इनका योग हमेशा बड़ा होगा। योग कीजिएगा अर्थात 3x और प्लस x आप इनका योग कीजिएगा तो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरह से यदि हम बात करें इनके अंतर के बारे में तो इनका अंतर क्या होगा, इससे तीसरी भुजा से छोटा होगा। तो 3x में से x घटाइएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 3x में से x घटाइएगा तो आपको 2x प्राप्त होगा। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि जो 2x है ना ये आपका छोटा होगा 15 से, और जो 15 होगा वो छोटा होगा आपका 4x से। इसमें आपको कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 15 है ना, 15 जो आपको है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2x से क्या होगा, बड़ा होगा। 2x से क्या होगा, बड़ा होगा। तो x की वैल्यू आपको जब भी होगी क्या होगी, x की वैल्यू इस 15 से आपको छोटी होगी। इस 15 से क्या होगी, आपको छोटी होगी। इस 15 से आपको x की वैल्यू छोटी होगी। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि टोटल 2x का वैल्यू क्या है, 15 से क्या है, आपका छोटा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, अधिकतम क्या हो सकती है। तो यदि हम x का वैल्यू यहाँ पर 7 रखते हैं, यदि हम x का वैल्यू 7 रखते हैं, ध्यान दीजिए 7 रखते हैं, तो 7 दूना के 14 जो कि 15 से क्या है, आपका छोटा है। कोई दिक्कत नहीं। तो आप इतना से ही आप इस x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो x की वैल्यू है इससे निकाल सकते हैं कि 2x बराबर कुछ समय के लिए बड़ा छोटा को भूल करके बराबर मान लीजिएगा। तो x की वैल्यू क्या होगा, 15/2, अर्थात जो x का वैल्यू होगा ना वो 7.5 से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर जो चिन्ह है ये इस तरह का है, अर्थात 7.5 क्या है, बड़ा है। 7.5 क्या है, बड़ा है x से, अर्थात जो x का वैल्यू होगा 7.5 से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर पूर्ण संख्या के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर यह आपको ये दशमलव संख्या के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो 7.5 से छोटा पूर्ण संख्या पहला कौन प्राप्त होता है, आपका 7 प्राप्त होता है। वही x आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, x का मैक्सिमम वैल्यू होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर जो x का मैक्सिमम वैल्यू है आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी निकालनी है परिमिति, तो परिमिति आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका परिमिति, आप जानते हैं कि सभी भुजाओं का योग जो इसका परिमाप होता है या फिर परिमिति त्रिभुज का होता है, यहाँ पर सभी भुजाओं क्या होता है, आपका योग होता है। तो यहाँ पर सभी भुजाओं का योग कीजिएगा तो 3x 4x और प्लस 15, अर्थात 4x प्लस 15 हो जाएगा। x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं कि 7 है, अर्थात 4 गुना 7 और प्लस आप 15 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जोड़िए तो 7 के 28, 28 में 15 जोड़िएगा तो क्या आपको प्राप्त होगा, 43, अर्थात जो इसकी मैक्सिमम परिमिति है आपको 43 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर जो x का वैल्यू है ना, जो आपका अधिकतम क्या होगा, आपका यहाँ पर 7.5 से छोटा, तो 7.5 से छोटा पहली पूर्ण संख्या जो कि सबसे बड़ी होगी वो क्या होगी, आपको यहाँ पर पूर्णांक के ही बारे में बात न करें कि संख्या क्या होनी चाहिए, आपको पूर्णांक होनी चाहिए। तो 7 क्या है, पूर्णांक संख्या है। 7.5 पूर्णांक नहीं है, 7.5 से छोटा होगा तो 7.4 भी पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये आपको दशमलव संख्या है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये भी उसी तरह का प्रश्न है, आप इसे बना सकते हैं। पुनः एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर हो क्या रहा है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि कोई त्रिभुज है आपका, और यहाँ पर जो भुजाएं हैं, यहाँ पर कह रहा है कि जो लंबाई है ना भुजाओं की, एक भुजा दूसरी भुजा से 4 गुनी है। अर्थात यहाँ पर यदि एक भुजा x है तब दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, आपको 4x हो जाएगी। और यहाँ पर तीसरी भुजा के बारे में बात कर रहा है कि ये आपको 18 है, ठीक है। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि जो आपका यहाँ पर दो भुजाओं का योग करें तो तीसरी भुजा से क्या होगी, तीसरी भुजा से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। अर्थात 18 से क्या होगा, ये आपको बड़ा होगा, अर्थात यहाँ पर 4x प्लस x जोड़िएगा तो आपको 5 हो जाएगा। उसी तरह से ये भी कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि जो आपको ये तीसरी भुजा होती है, दो भुजाओं के अंतर से क्या होती है, बड़ा होती है, ठीक है ना। दो भुजाओं का अंतर क्या होता है, तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 18 से वो दो भुजाओं का अंतर छोटा हो जाएगा, अर्थात अंतर कीजिएगा तब 4x में से x घटाइएगा तो क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, 3x, अर्थात 3x क्या होगा, 18 से आपका छोटा होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपको x का वही वैल्यू निकालना है जिससे कि मैक्सिमम आपको मान प्राप्त हो, अर्थात
जो आपका यहाँ पर x होगा, x क्या होगा, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ 3x क्या है, 18 से आपका यहाँ पर छोटा है, तो यहाँ पर इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें भाग दीजिएगा, 18 में बटा के 3 हो जाएगा, गुणा हमें है इधर, तो इसमें भाग हो जाएगा, अर्थात इसका वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन 6 ये क्या होगा, ये आपको 6 क्या होगा, x से बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो आपको 6 से छोटा होगा, 6 से क्या होगा, छोटा होगा, और वो भी होगा पूर्णांक। ये 5.5 नहीं हो सकता है, तो उससे भी पूर्ण संख्या में आपका होगा, क्योंकि पूर्णांक के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है ना, तो क्या होगी, वो आपको पूर्ण संख्या ही होगा। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या कौन सी प्राप्त होगी, जो कि 6 से क्या हो, आपको छोटी हो, वही उसका x का वैल्यू हो जाएगा। तो 6 से छोटी आपको कौन सी पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है, 5 प्राप्त हो रही है, और यहाँ पर आपका x का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसका परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू आपको पता हो गया तो परिमाप निकालना भी आपको आसान हो गया। परिमाप निकालिएगा, सभी भुजाओं का योग कीजिएगा, वही उसका परिमाप होता है। तो ये 5x हो जाएगा और ये आपका 18 हो जाएगा, ठीक है ना, 5x और ये आपका 18, इन्हीं का आप निकाल सकते हैं। x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं कि 5 है, तो 5 में 5 से गुणा कीजिएगा, 25 हो जाएगा, और 25 में 18 आप जोड़िएगा, ठीक है, 43 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक नहीं समझ में आ रही तो पुनः आप देखिए, यहाँ पर इसको कीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा, 25 में आप 18 जोड़िएगा, 18 जोड़िएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका 43 प्राप्त होगा, और यही क्या हो गए, आपको यहाँ पर इसका मैक्सिमम परिमाप प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे तो अब आप आसानी से बना लेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका उसी तरह का प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि इसे आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, परिधि लिखा हुआ है ना, ये आपका परिमिति, इसे कर लीजिए, ठीक है, ये आपको परिमिति है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी के सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ प्रश्न कर रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपका दिया हुआ है कि 5, 6, 7 है, तो उनके शीर्ष लंबों का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, उनके शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात करना है। ये आपका कोई यदि त्रिभुज है, ये आपका कोई दुनिया का त्रिभुज है, तो यहाँ पर क्या है, इनके साइड्स है, ये अभी आपको साइड्स है, ये क्या है, आपका एच जो है, यहाँ पर आपका ये लंब है, ये आपका शीर्ष लंब है, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर शीर्ष लंब है, ये आपका शीर्ष लंब है। तो एक बात आपको इनका याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो इनका शीर्ष लंब होता है ना, उनके साइड के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो एस है ना, जो यहाँ पर जो एच है, जो आपका एच है, वो क्या होता है, यहाँ पर एच जो है ना, इनके व्युत्क्रम में होता है, अर्थात इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर जो एच है वो साइड का क्या होता है, इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल होता है। तो जो इसका शीर्ष लंब है हमेशा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके भुजाओं के। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो जो दुनिया का चाहे कोई भी त्रिभुज हो, हमेशा क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा हाइट साइड से। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, यहाँ पर अनुपात आपको दिया हुआ है कि जो भुजाओं का अनुपात है ना, ये आपको पता है। भुजाओं का अनुपात यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 5:6:7 के अनुपात है। इनके शीर्ष लंबों का अनुपात आपको पता करना है। क्या क्या पता करना है आपको, शीर्ष लंबों का अनुपात। शीर्ष लंबों का अनुपात पता करना बहुत ही आसान है। इनका क्या कर लीजिए, व्युत्क्रम कर लीजिए। तो व्युत्क्रम कर लीजिएगा तो शीर्ष लंबों का अर्थात उनका जो हाइट है ना, इनका अनुपात आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आप अभी देखे हैं कि जो साइड्स है और जहाँ पर जो हाइट्स है, तो हाइट क्या होता है, आपको व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएंगे, ये आपको 1/5 के अनुपात में हो जाएगा, 1/6 के अनुपात में हो जाएगा और 1/7 के अनुपात में हो जाएंगे उनके शीर्ष लंब। कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी बटा में नहीं दिया है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको इनका एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6×5=30, 17 के 21, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम इनका 270 प्राप्त हो जाएगा, 5, 6 और 7 का। और 270 से क्या कीजिएगा, आप सब में गुणा करा दीजिए, सब में आप गुणा कराइएगा। तो सब में गुणा कराइएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब में गुणा कराइएगा तो जो आएगा वही आपका यहाँ पर होगा। अब आपको इतना भी नहीं कराना है, ठीक है ना। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, इस यहाँ पर गुणा भी करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि इसका व्युत्क्रम आप कैसे निकाल सकते हैं। गुणा कराइएगा तो जो आएगा वैल्यू वही उसका व्युत्क्रम होगा। लेकिन इतना भी करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका है, उसको मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ नहीं करना है, यहाँ जो संख्या है उसको पहले आप ढंक लीजिए, उसके अलावा जो दिखे उसको आपस में गुणा कीजिए, ठीक है। तो इसको ढंक लीजिएगा तब बचेगा क्या, आपको 6 और 7 बचेगा। 6 और 7 को गुणा कराइएगा तो 6 क्या आपको पता होगा, 42 पता होगा अनुपात। अब पुनः आप इसको तो ढंक चुके हैं, अब 6 को ढंकिए, ठीक है ना। 6 को ढंकिएगा तो क्या आपको प्राप्त होगा, 5 और 7 प्राप्त होगा। जब 5 और
7 प्राप्त होगा तो उनको गुणा कराइएगा तो 7 5 35 प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब 6 को तो आप ढक चुके हैं, अब 7 को ढकिएगा, 7 को ढकिएगा तो क्या आपको पता चलेगा, 5 और 6 पता चलेगा, और 6 5 क्या होता है आपका 30 होता है, और यही इसका अनुपात होगा। ठीक है ना, यही क्या होगा आपका इसका अनुपात होगा। यदि आप इसको गुणा कराते हैं, यदि आप इसको गुणा कराते हैं अर्थात 270 से सभी गुणा करेंगे तो 270 और बटा के आपका 5 हो जाएगा, अनुपात ये भी आपको 270 बटा के 6 हो जाएगा, अनुपात ये भी आपको 270 और बटा के आपका 7 हो जाएगा। इन्हें कटाइएगा तो ये आपका 42 बार में कटेगा। ठीक है ना, इसे कटाइएगा तो ये आपका 35 बार में कटेगा, और इसे कटाइएगा तो ये आपका ध्यान दीजिए यहाँ पे ये आपका 30 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे 42 अनुपात 35 अनुपात 30 के अनुपात में इनका क्या होगा, जो हाइट का है ना वो आपको रेशियो पता चल जाएगा। तो आपको इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर निकालना हो, जिसको निकालना हो शुरू करना है इससे, इसको आपको ढकना है और उसके अलावा जो आपको दिखे उसको गुणा करना है, पुनः इस तरह से बढ़ते जाना, फिर 6 को ढकना है तो 7 और 5 दिखेंगे, जो दिखेंगे उन्हीं को आपस में गुणा करा दीजिए, जिसको ढकेंगे उसको छोड़ देना है। तो ऐसे आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि अब आप ऐसे ही निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना जरूरी चाहिए, और ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि जो आपका यहाँ पर रिलेशन है ये कैसे है और इससे कैसे हम लोग प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है कि 3:4:5 के अनुपात में है। तो इनके जो लंब हैं, लंब का अनुपात बताइए कि जो शीर्ष लंब हैं उनका अनुपात क्या होगा। इसको ढकिए, जो बचेगा उसको गुणा कराइएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा अनुपात। पुनः इसको ढकिए, जो बचेगा उसको गुणा कराइए तो 5 3 15 हो जाएगा। पुनः आप इसको ढकिए, इनको गुणा कराइएगा तो 4 3 12 हो जाएगा। अर्थात जो इनका लंबों का अनुपात हो जाएगा, शीर्ष लंबों का अनुपात होगा, शीर्ष लंबों का अनुपात होगा, ये आपको पता चल गया। और जो ऑप्शन है वही सही आंसर होगा। तो 20 15 12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो अब आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी अति महत्वपूर्ण है और ये भी सभी आने वाले प्रश्न हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है कि 3:7:9, और यहाँ पर कह रहा है साथ ही 2 शीर्ष लंबों की लंबाई 31.5 है और यहाँ पर 22.5 है। तो तीसरी ऊंचाई के बारे में आपसे पूछ रहा है कि तीसरी ऊंचाई क्या होगी, अर्थात जो तीसरी आपको शीर्ष लंब होगी वो क्या होगी, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। कहने का अर्थ है, यहाँ पर समझिए एक बात, ये कोई यदि आपको त्रिभुज है, ये कोई आपको यहाँ पर त्रिभुज है, इनका जो है ना, इनके भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात आपको यहाँ पर दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है कि 3:7:9 नहीं होगा, यहाँ पर आपको 5:7:9 होगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है ना, ये आपका 5 होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये 2 शीर्ष लंबों के बारे में आपको दिया हुआ है, 2 शीर्ष लंबों के बारे में दिया हुआ है कि जो इनका है ना, आपको ये 31.5 है और 22.5 है। तो यहाँ पर तीसरी शीर्ष लंब के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसके बारे में बताइए कि ये कितना होगा। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में समझिए। जब भुजाओं का अनुपात दिया है तो शीर्ष लंबों का अनुपात आप निकालना जानते हैं, या तो इनका व्युत्क्रम लीजिए, क्योंकि हाइट क्या होता है, व्युत्क्रम में होता है, या फिर इनको ढक करके ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अनुपात निकालना होगा किसका, ऊंचाई का अनुपात निकालना होगा, ऊंचाई का अर्थात शीर्ष लंबों का अनुपात निकालना होगा। तो शीर्ष लंबों का अनुपात कैसे निकालिएगा, शीर्ष लंबों का अनुपात आप कैसे निकालिएगा, वही काम करना है, इनको ढकना है और जो बचे उसको गुणा कराना है। 5 ढकिएगा तो 9 7 63 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए 7 ढकिएगा तो 9 और 5 दिख रहे हैं, तो 9 5 45 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 9 को ढकिएगा तो 7 5 35 हो गया। अब इनका अनुपात आपको ये प्राप्त हो गया, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए आगे क्या करना है। ठीक है, अब इनके भुजाओं के बारे में बात कर रहा है कि एक भुजा आपका 31.5 है और दूसरी भुजा आपको कह रहा है कि 22.5 है। तो ये तीसरी भुजा क्या होगी, इसके बारे में बात कर रहा है। तो इनके भुजा के बारे में रिलेशन देखिए, इनसे आपको रिलेशन देखिए। देखिए ये 63 है, ये 31 है, तो इससे क्या है, ये 2 गुना है। ये क्या है आपको 2 गुना है। उसी तरह से 22.5 है, ये 45 है, तो क्या है आपको 2 गुना है। तो यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर जो संख्या होगी इससे आपको 2 गुना होगी, तो 35 है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपको 17.5 होगा, अर्थात जो भुजा होगी ना वो तीसरी भुजा 17.5 होगी। 17.5 से यदि हम 2 से गुना कराते हैं तो आपको 35 प्राप्त हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। कभी कभी इससे में वही संख्या मिल जाएगी, कभी कभी नहीं मिलेगी, तो जो दिया रहेगा उससे रिलेशन बैठा करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अंत तक जरूर बने रहिएगा।
अब देखिए दोस्तों, ये भी उसी तरह का प्रश्न है। यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, शीर्ष लंबों की लंबाई दी हुई है, तीसरी शीर्ष लंब के बारे में पूछ रहा है, आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भुजाओं के अनुपात के बारे में कह रहा है कि ये आपको 4:5:6 है, तो शीर्ष लंबों का अनुपात आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर निकाल सकते हैं ना, इसको ढकिएगा, इसको मिलेगा तो 6×5 30 हो जाएगा, पुनः इसको ढकिएगा तो ये 6×4 24 हो जाएगा, पुनः इसे आप ढकिएगा तो 5×4 20 हो जाएगा। क्या 30, 24 और 20 में है? 30, 24 और 20 में है। यहाँ पर 30, 24, 20 के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भुजाओं के भी बारे में बात करें तो वही दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 24 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगली क्या हो जाएगी? अगली आपको 20 हो जाएगी, और यही आपको ऑप्शन जो होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो 20 कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर 30, 24, 20 इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसको बना लीजिएगा। यहाँ पर 10, 10 दो बार है, तो यहाँ पर आपका 20 होगा, और वही सही इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। जब भी ऐसे प्रश्न दिखेंगे तो अब आप आसानी से बना लेंगे। इनका रिलेशन देखना है, जो रिलेशन फुलफिल करेगा ना, उसी से अभी आप आंसर निकाल सकते हैं, अन्य तो डायरेक्ट उसका आंसर आपको दिखता है और आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका अलग तरह का प्रश्न है। इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। प्रश्न कह क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 16 और 20 है। यहाँ पर यदि कोई त्रिभुज है, यहाँ पर यदि आपका कोई त्रिभुज है और एक त्रिभुज यहाँ पर यदि 16 है, तो दूसरी त्रिभुज आपको की भुजाएं आपके यहाँ पर 20 दी हुई है। कह रहा है कि यदि 16 सेंटीमीटर की ओर लंबवत ऊंचाई की लंबाई 10 है, यदि 16 सेंटीमीटर की ओर अर्थात यहाँ पर इसकी लंबवत ऊंचाई के बारे में बात करें तो ये आपको दिया हुआ है कि ये आपका 10 है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे कह रहा है 10 है, ठीक है ना। लंबवत ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर हो तो 20 सेंटीमीटर की तरफ लंबवत ऊंचाई ज्ञात करें। अर्थात इसके तरफ जो ये आपको लंबवत ऊंचाई है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये लंबवत ऊंचाई क्या है। जबकि 16 सेंटीमीटर पर जो डाला गया लंब आपका 10 है, तो 20 सेंटीमीटर भुजा पर डाले गए लंब के बारे में बताइए। अर्थात इसके लंब के बारे में पूछ रहा है, जो ये वाली भुजा है इसके लंब के बारे में कि ये क्या होगा। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अब क्या होता है? 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, ठीक है ना। तो इसके लिए जो ये भुजा है ना, इसके लिए लंब क्या होगा? ये होगा, या इसके लिए आधार क्या होगा? 16 होगा। अर्थात 1/2 16 इंटू शीर्ष लंब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसी तरह से इस त्रिभुज के बारे में बात करें, अर्थात इस त्रिभुज अर्थात इस आधार को माने इसी का शीर्ष लंब निकालना है ना। तो इस त्रिभुज के लिए 1/2 आधार क्या हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा, और यहाँ पर शीर्ष लंब आपको क्या हो जाएगा? h हो जाएगा, क्योंकि h ही आपको निकालना है। इससे निकालिएगा तो भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, और इससे निकालिएगा तो भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो भी आपस में क्या होंगे? ये दोनों बराबर होंगे। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। इसी को आपको कैलकुलेट करना है। देखिए 1/2 से 1/2 आपको क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 दूना के क्या हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। अब 2 से ये 16 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अर्थात जो इसकी हाइट क्या प्राप्त हो जाएगी? जो नई वाली हाइट है, जो 20 वाला आधार है, उसके लिए हाइट आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? 8 प्राप्त हो जाएगी। जो इसका 8 की जगह पर क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। 8 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या आप बना पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका उसी तरह का प्रश्न है, और मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप आसानी से बना लेंगे। पुनः एक बार समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये आपका कोई त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि एक 12.8 एक भुजा है, यहाँ पर 12.8, और दूसरी भुजा आपको यहाँ पर कह रहा है कि 9.6 है। यदि यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है, जो 9.6 मीटर के संगत है, जो 9.6 मीटर के संगत है, अर्थात इसकी ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है, वो आपका यहाँ पर कह रहा है कि 12 मीटर है। तो आगे यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसकी ऊंचाई भुजा 12.8 के लिए निकालिए। अर्थात ये आपका बेस है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? ये काम करेगी। तो जब इसका बेस 18 हो जाए तो ये वाली ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है कि ये ऊंचाई क्या होगी, इसी के बारे में निकालिए। आप जानते हैं कि इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें या फिर इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, दोनों स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर ही होगा, कुछ भी बढ़ने घटने वाला नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। आधार क्या होगा? इसके लिए आधार आपका कितना होगा? 12.8 होगा, 12.8 होगा, और इसके लिए शीर्ष लंब क्या होगा? आपका h होगा। इसके लिए जो है ना आपका h होगा शीर्ष लंब, तो h से गुणा करा दीजिए। अब उसी तरह से इस बेस के लिए जो त्रिभुज निकालेंगे, उस बेस से उसका भी क्षेत्रफल बराबर ही होगा। तो 1/2 आधार कितना है? 9.6 है। शीर्ष लंब कितना है आपका? इसका 12 है।
तो ये 12 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल हो गया। अब आपको h निकालना है। h आप आसानी से निकाल सकते हैं। h बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको 9.6 × 12 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा आपका 128, ठीक है। और पॉइंट है यहाँ पर, तो ये पॉइंट इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपको कैंसिल हो जाएगा, तो जिससे आप कटता है इसे आप कटा लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे काटिएगा तो ये आपको कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये 32 से कट जाएगा, 32 तिहाई। इसमें आपको 32 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 32 चौके आपको जाएगा 4 बार में, और यहाँ पर 4 तिहाई 12, अर्थात क्या आया, 9 आया। इसकी हाइट क्या होगी, आपको 9 आएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जब भी आपको अब ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो अब आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी आपका उसी तरह का प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि इसे आप आसानी से बना लेंगे। इसे आप बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। इतना बार आप सीख चुके हैं तो इसे आप आसानी से बना लेंगे, तो जरूर बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि इसे भी आप आसानी से बना लेंगे। इसको बनाकर भी इसका भी आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ तक यदि वीडियो देख ही लिए हैं तो यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा।